नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे खाकी की। खादी की हम बहुत बातें करते हैं, राजनीतिक बातें बहुत करते हैं, लेकिन आज मैं खाकी की बात करने वाला हूं। पुलिस की, थाने की, पुलिस रिमांड की, पुलिस पूछताछ की और पुलिस या बर्बरता की। आए दिन गाहे बगाहे कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है, फलाने की पुलिसिया पूछताछ में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, देश का कोई भी राज्य हो, कहीं से भी ऐसी खबर आ सकती है। जैसा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक खबर आई, अल्ताफ नाम का एक लड़का पुलिसिया पूछताछ के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और बताया क्या जाता है कि उसने जेब से एक रस्सी निकाली और शौचालय में पानी की एक टूटी थी कुछ फीट ऊपर जमीन से, उस पर लटक गया, मौत हो गई। पुलिस वाले कुछ निलंबित कर दिए गए और बात खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यहीं दब जाएगी। और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 20 सालों में साल 2000 से 2020 तक पुलिसिया पूछताछ के दौरान थाने में या पुलिस रिमांड के दौरान 1888 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत। आप में से बहुतेरे लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे ये मौत नहीं, आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं संदीप चौधरी। ये मौत नहीं, ये हत्या है। ये कस्टोडियल डेथ नहीं, कस्टोडियल मर्डर है। और ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा हूं, या किसी एनजीओ की रिपोर्ट नहीं है, यह सरकारी आंकड़ा है। एनसीआरबी का आंकड़ा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का यह आंकड़ा है। इसमें से 1185 जो मौत हुई हैं वो थाने में पूछताछ के दौरान, और 703 मौतें रिमांड के दौरान। और मैं बहुत से सालों के आंकड़े खंगाल रहा था, और जो ये पुलिसिया पूछताछ के, तथाकथित पूछताछ के दौरान जो मौतें हैं, उनमें सबसे ज्यादा मौतों की वजह क्या गिनवाई जाती है? इलनेस, स्ट्रोक, नेचुरल डेथ, स्ट्रोक ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि वो बीमार था, या प्राकृतिक कारणों, नेचुरल कि भाई उम्र ज्यादा हो गई, या सांस फूल गई, या कोई बीमारी थी इसलिए इलाज चल रहा था इसका, थोड़ा दबाव डाला, अंतिम सांस ले ली। उसके बाद आत्महत्या, खुदकुशी, जो वजह अल्ताफ के बारे में बताई गई। फिर जी हिरासत से भागने की कोशिश हो रही थी, या वहां पर बहुत ज्यादा आक्रामक मुद्रा में आ गया आरोपी। ये तमाम वजहें गिनवाई गई हैं। और इसमें एक और खास बात, पुलिसियों को निलंबित किया जाता है, हिरासत में भी लिया जाता है, लेकिन पिछले 20 सालों में सिर्फ 26 पुलिस वालों को सजा हुई है। सिर्फ 26 पुलिस वालों को सजा हुई है। तो कहने को निलंबित किए जाते हैं, पूछताछ होती है, चार्जशीट होती है, लेकिन निकलता कुछ नहीं, नतीजा सिफर। और इसकी बड़ी वजह क्या है? उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं, बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हैं, प्रकाश सिंह। वो कहते हैं पुलिस वाले, वो भाईचारा होता है ना, हर धंधे का, हर नौकरी का भाईचारा निभाते हैं। अरे हमारे भाई के हाथों ऐसा हो गया, पूछताछ करने वाला अधिकारी जो होता है, अरे ये तो मेरा भाई है, तो कोई ना कोई वो रास्ता निकाल लेते हैं। आरोप या चार्जशीट इतनी कमजोर तैयार की जाती हैं
कि निलंबन तो वापस होता ही है, रीइंस्टेटमेंट भी हो जाता है पुलिस वालों का, सजा नहीं होती। और हम एक सभ्य समाज हैं। वी आर गवर्न्ड, रूल्ड बाय द रूल ऑफ लॉ। देश का एक कानून है, एक आईन है, एक संविधान है। और इसी बात का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौतों को किस तरह से डिस्क्राइब किया, एंड आई कोट, one of the worst crimes in a civilized society governed by rule of law, unquote. एक सभ्य समाज में यह सबसे विभत्स जुर्म है, अपराध है। और यह तो मैंने अभी सरकारी आंकड़े की बात की है। एक संस्था है, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, उसके मुताबिक देश में हर रोज 5 लोगों की मौत होती है पुलिसिया पूछताछ, पुलिसिया हिरासत में। और यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिन लोगों की मौत होती है वो रसूखदार, वो रईस, पहुंच वाले लोग नहीं होते। उनकी तो पुलिस आओ भगत करती है, रेड कार्पेट वेलकम करती है, जैसा हमने पिछले महीने देखा लखीमपुर खीरी में। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर गंभीर आरोप लगे, किसानों को रौंदने के आरोप लगे। पुलिस ने तुरंत दबिश नहीं दी, सीधे घर नहीं पहुंची, पकड़ा नहीं उसका कॉलर, थाने घसीटते नहीं ले गई, कोई पुलिसिया डंडा नहीं चला। 4 अक्टूबर को 2:37 पर एफआईआर दर्ज हुई तो सम्मन जारी किया गया। महानुभाव माननीय आशीष मिश्रा मोनू, कृपया करके थाने आ जाइए। 7 तारीख नहीं आए, माननीय नहीं आए, एक और समन जारी किया गया। ये जो किताबों में पढ़ाया जाता है ना, बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर होता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, किताबी बातें हैं ये। आपके पास पहुंच है, रसूख है, जेब में नोट है, तो कानून के हाथ छोटे हो जाते हैं, आप कानून से बड़े भी हो जाते हैं। जो गरीब गुरबा, उसे सीधा पुलिस थाने में जाकर पूछताछ की जाती है। और पूछताछ में वो 3rd डिग्री, वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, फिल्मों में दर्शाए गए सीन नहीं है, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। और उसी की गवाही ये आंकड़े दे रहे हैं। और सवाल भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार अनभिज्ञ है, सवाल भी पूछे गए हैं। 16 मार्च 2021 को सवाल पूछे गए थे, द नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स इन द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 3 years इंक्लूडिंग इन 2020 स्टेट यूटी वाइज। जवाब कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी डिटेल्स हम अनेक्स्चर में दे रहे हैं। The number of cases of custodial deaths where the National Human Rights Commission recommended paying compensation during the above mentioned period. The number of cases of custodial deaths where NHRC recommended initiating prosecution against police officers. तो बताया गया पुलिस पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों को हम लगातार दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। 2016 से पहले के आंकड़े की कितने पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए, आंकड़ा ही नहीं है। नॉट मेंटेन्ड, स्ट्रोक अनअवेलेबल, वो आंकड़ा ही नहीं रखा गया है या आज वो मिल नहीं पा रहा है।
और जो लोग हैं, जो सभ्य समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो आवाज उठाते हैं, उनमें से एक मेरे साथ हैं आज शो में, राजा बग्गा। वो कहते हैं कि 113वीं जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की, उन्होंने कहा कि सेक्शन 114 बी इंडियन एविडेंस एक्ट में इंसर्ट किया जाए, जिसमें अगर मौत होती है पुलिस थाने में, पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ शुड लाई ऑन द पुलिस कि यह मौत हुई तो हमारी लापरवाही या हमारे डंडे या हमारी थर्ड डिग्री की वजह से नहीं हुई। मौत हो जाती है, परिवार वाले वकीलों को ढूंढते फिरें, सबूत इकट्ठा करते फिरें, यह भी एक हकीकत है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पुलिसिया पूछताछ या मौत की बिसात? और हिरासत में मौत का रिकॉर्ड सुन रहे हैं माय लॉर्ड। मैं देश की अदालतों को भी संबोधित कर रहा हूं, उनसे भी अपील कर रहा हूं, इन आंकड़ों का संज्ञान लीजिए। आपने कहा है इट इज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। चर्चा में मेरे साथ, क्योंकि हम खाकी की बात कर रहे हैं, तो खादीधारियों को नहीं बुलाया है, कोई राजनीतिक दल का नुमाइंदा नहीं। हालांकि राजनीतिक संरक्षण भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। दो बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने देश को सेवाएं दी हैं, यशोवर्धन आजाद और विक्रम सिंह, देश के सबसे बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर्स में से एक के मनन, राजा बग्गा जिनका मैंने जिक्र किया, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर पुलिस रिफॉर्म्स कॉमनवेल्थ इनिशिएटिव, सुधार की जरूरत पर लगातार काम कर रही हैं, और सुनील गुप्ता लीगल एडवाइजर रह चुके हैं तिहाड़ जेल के। तो यशोवर्धन आजाद, ये आंकड़े आपको चौंकाते हैं या ये आंकड़े ये बताते हैं कि आम आदमी के मन में आज भी आजादी के 75 साल बाद थाने में जाने का डर क्यों है? रूह क्यों कांप जाती है? पसीना क्यों आ जाता है? वो आरोपी ही क्यों ना हो, पर आज हम हिरासत में हुई मौतों की बात कर रहे हैं। ये आंकड़े आपको डराते हैं? ये आंकड़े वाकई में भयभीत करने वाले हैं और इनसे मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। पुलिस की जो व्यवस्था है वो अभी तक पुरानी व्यवस्था है। लोगों में खौफ बिल्कुल पुलिस का है, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी सही है जैसा प्रकाश सिंह जी ने कहा है कि जब भी ऐसी मौतें होती हैं तो उसमें एक भाईचारा का एक प्रश्न उठता है और एक ऐसे प्रेशर के अंडर भी उनको बचाया जाता है। यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस कस्टडी में जो एक्चुअल जितने भी केसेस हैं, जैसा आपने 114B का जिक्र किया, ये मजिस्ट्रेट के रोल, जजेस के रोल, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है हर केस में। ऐसा लगता है कि कोई भी इससे ऊपर आकर सत्य बोलने में डरता है, और इसलिए मैं समझता हूं ये पूरी व्यवस्था के अंदर जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं नहीं जानता हूं, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अपने करियर के दौरान हमें दो ही चीजों से डर लगता था, और एक था पुलिस हिरासत में मौत और दूसरा कोई भी कम्युनल इंसिडेंट। और 9 साल की मेरी सर्विस में भगवान की कृपा से कोई भी पुलिस कस्टडी में मौत नहीं हुई, लेकिन इसके लिए बराबर सचेत करना पड़ता था अपने पुलिस अधिकारियों को, ये कहने के लिए कि हमें केस नहीं भी सॉल्व हो कोई बात नहीं है, लेकिन टॉर्चर शुड नेवर बी अलाउड इन पुलिस स्टेशन। इसलिए मैं ये कहूंगा आज समय आ गया है जबकि इसका संज्ञान बहुत ही सीरियसली लिया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का रोल देखा है, इवन चाइल्ड राइट्स का भी रोल दिया है। ये कमीशन सिर्फ एडवाइजरी है, इनका कोई भी नियंत्रण किसी भी तरह का स्टेट पे नहीं आ रहा है, और इसलिए इस पे अंकुश लगाने के लिए एक व्यवस्था है। एक व्यवस्था ये है, जैसे कुछ केसेस में जहां स्टेट ने सही रिस्पांस नहीं दिया, वहां सीबीआई ने इस केस को लिया और उस केस का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन
अब ये व्यवस्था भी सीबीआई की मुश्किल है, क्योंकि अब स्टेट्स और फेडरल स्ट्रक्चर में ये स्ट्रेन आया है कि एक दूसरे में एक अविश्वास की भावना आ गई है। मैं ये कहना चाहूंगा, इसके लिए एक स्पेशल लॉ होना चाहिए। कस्टोडियल डेथ ऑफ एनी काइंड किसी भी पुलिस स्टेशन में, इट शुड बी टेकन अप बाय एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इमीडिएटली, और उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होना, यही एक तरीका है। शिकार जो ये मौतें हुई हैं, इनको मैं हत्याएं कहूं तो गलत तो नहीं कह रहा हूं यशोवर्धन आजाद? इनको कस्टोडियल डेथ नहीं, वक्त आ गया है इन्हें कस्टोडियल मर्डर कहा जाए? सब केसेस में नहीं कहूंगा। जैसे 1004 डेथ है पिछले 10 साल में, उसमें 40% कहा गया है नेचुरल कॉजेज है, 29% है सुसाइड्स है। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक कमीशन अपॉइंट किया जाए और उसे देखा जाए, उसमें कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हों, कुछ जजेस, रिटायर्ड जजेस हों और कुछ वकील हों, और एक एक केस को खंगाला जा सकता है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? जो ये 16 मार्च 2021 को सवाल पूछा, पिनाकी मिश्रा ने सवाल पूछा, जवाब दिया था गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने। सवाल यह पूछा गया था, वेदर द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू रैटिफाई द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जो संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर है कि अत्याचार, प्रताड़ित ना किया जाए, मारपीट ना की जाए पुलिसिया पूछताछ के दौरान। जवाब था, रैटिफिकेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर वुड रिक्वायर एन इनेबलिंग लेजिस्लेशन फ्रेमिंग ऑफ विच इज अ डायनामिक प्रोसेस, कि हमें एक और इनेबलिंग लेजिस्लेशन, एक विधेयक लाना पड़ेगा। यह एक निरंतरता वाला प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एंड इज अंडरटेकन टेकिंग इनटू अकाउंट द व्यूज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? 2021 में मैंने यही कहा था कि इसके लिए एक स्पेशल लेजिस्लेशन की आवश्यकता है और यूएन मैंडेटेड है, और इसे हमें कर देना चाहिए। अब समय आ गया है। 21वीं सदी में अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूरी जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी होगी। हम सिर्फ अपने राइट्स की बात नहीं कर सकते। विक्रम सिंह, क्या ये पुलिसिया मानसिकता भी, देखिए गोरे चले गए, गोरों के वक्त में पुलिस किस लिए थी? वो इस्तेमाल करती थी, औजार थी, लाठी भांजती थी। वो मानसिकता में आज भी बदलाव नहीं आया। आज हम आजाद मुल्क हैं, तरीके से पूछताछ भी हो सकती है। सिर्फ डंडा मार देने से ही सच उगला जाएगा, यही इसी फलसफे पर आज भी हमारी पुलिस चल रही है क्या? आपके सवाल का उत्तर मैं 2 भागों में दूंगा। पहला भाग आंशिक रूप से मेरे मित्र यशोवर्धन आजाद साहब ने दे दिया है कि जिस तरीके से पूछताछ होती है हमारे सिस्टम में, कम से कम यूपी पुलिस रेगुलेशन ने व्यवस्था दी है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर मृत्यु होती है तो धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा लिखा ही जाएगा। यानी प्रिजम्पशन और अवधारणा यही है कि उसकी हत्या की गई है और उसकी विवेचना राजपत्रित अधिकारी के द्वारा किसी अन्यत्र थाने से की जाएगी। ये तो सेफ चेक्स एंड बैलेंसेस है ही है, और ये अंग्रेजों के बनाए हुए पुलिस रेगुलेशंस पे थे, हमने नहीं बनाए हैं। हम कम से कम इतनी कृपा अपने ऊपर कर लें कि जो आजाद साहब ने कहा है कि अब इसके ऊपर एक व्यवस्था, कानून होना चाहिए कि और भी प्रिजम्पशन और हो जाना चाहिए कि हत्या हुई है और उसमें स्थानीय, और उसमें पुलिस रेगुलेशन में यह भी दिया हुआ है नक्शा नौकरी इसको कहते हैं कि जो भी थाने में मौजूद हो, थाना अध्यक्ष से लेकर के सिपाही तक, वो सब निलंबित होंगे पहले। और अगर परिवार कोई आवेदन पत्र देता है तो हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत नहीं है। निलंबन भी नौटंकी है क्या? 20 सालों में 26 पुलिस वालों को सजा हुई है 1888 मौतों के लिए। अब इसके बारे में अगर मैं ये कह दूं कि जितनी मौतें हुई है उतने तो पुलिसकर्मी ही दंडित नहीं हुए हैं, और पिछले 3 सालों में तो कोई भी दंडित नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे अंदर एक उदार दृष्टिकोण है दोषी पुलिसकर्मियों के लिए। हमारे अंदर शायद या तो सामर्थ्य नहीं है, या इच्छा शक्ति नहीं है, या हमारे अंदर वो नैतिक बल नहीं है कि हम दोषी पुलिसकर्मियों को सलाह के। क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है विक्रम सिंह कि पुलिस वालों पर भी तो दबाव होता है ना कि अच्छा ये वाला केस है, इससे उगलवाओ सच किसी भी कीमत पर। गिनी पिग हो जाते हैं कि पकड़ कर लाओ, वो लाचार निरीह लोगों को ही उन पर हाथ धरा जाता है। ये जो 1888 मौतें हुई हैं, ये सब गरीब गुरबे लाचार निरीह लोग थे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, सारे पाक साफ थे, हो सकता है इनमें से कुछ दोषी हों, पर पूछताछ के दौरान उन पर ये पुलिसिया दबिश, ये जोर, ये दबाव, ये
फिजिकल यूज ऑफ पावर एंड टॉर्चर, नतीजे भी देने होते हैं ना, वो दबाव भी काम करता है, और वो दबाव दिया गया है तो लंबी रस्सी भी छोड़ दी जाएगी, कोई बात नहीं जी, मर गया तो मर गया, हम संभाल लेंगे। संदीप जी, अब आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, अब इस पे मैं कम से कम 1 मिनट चाहूंगा जी। हमारी पुलिस की एक उप संस्कृति है, उसमें लिखा जाता है जब आदमी आके आता है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया। ये उप संस्कृति आ गई है। हालांकि कोई ना कोई हंगामा हुआ, न गिरफ्तारी के दौरान कोई चोट पहुंचाने की जरूरत थी, लेकिन उसकी अपनी पेशबंदी में इतनी लिखा पढ़ी कर लो कि जब मेडिकल हो या मर आ जाए बाद में तो ये हो जाए कि हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके। ये उर्दू का शब्द है, बताया जाता है आजादी के पहले से ये जुमला केस डायरी में गिरफ्तारी के दौरान ये लिखा जाता है। अब मारपीट क्यों होती है? हमारे वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने जिंदगी में कभी आजीवन शाकाहारी रहे, अहिंसावादी रहे, गांधीवादी रहे, क्या कारण है थाने में आके आधे कसाई आधे इंसान हो जाते हैं? जो अब गैर जिम्मेदाराना दबाव उनके ऊपर रहता है विवेचना का सफल अनावरण के लिए, 100 केस दिए जाएंगे, सबका सफल अनावरण कीजिए, तो न चाहते हुए भी वो मानवाधिकार का हनन करके मारपीट करते, जिससे कि गलत सलत तरीके से केसेस खोले जाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं देखिए सिविल पुलिस में भी बहुत रहा हूं दशकों तक, और एसटीएफ में भी रहा हूं। एसटीएफ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चरमपंथी और राष्ट्र विरोधी तत्वों से भी उगलवाए, लेकिन बिना उसको स्पर्श किए हुए, बिना छुए हुए, बिना मानवाधिकार के हनन किए हुए एसटीएफ का सक्सेस रेट 99% है। और यूपी पुलिस का, जिसमें मैं दशकों रहा, उसका सक्सेस रेट है मुश्किल से 25%। ये चीज हो रही। प्रकाश सिंह साहब ने तो साफ कहा 2006 प्रकाश सिंह भारत सरकार की पुलिस के ऊपर अवांछित राजनीतिक दबाव हटा लीजिए, क्योंकि पुलिस की एक दूसरी उपसंस्कृति है। यस सर, हम नो सर कहना जानते ही नहीं है। आपने कहा इसका अनावरण 24 घंटे में, हम कहते हैं हुजूर 20 घंटे में करेंगे, 20 घंटे में कर देंगे। हाँ जी। और जो तो आपने बताया कि यूपी में अब 302 लगा देते हैं अगर पुलिस या हिरासत में कोई मौत हो गई। देखिए, मैं आंकड़े खंगाल रहा था, 2017, 18, 18, 19, 19, 20 के जो आंकड़े हैं और 2020, 21 के भी, इनमें कुछ राज्यों में ही पुलिसिया पूछताछ, पुलिसिया हिरासत के दौरान मौतें क्यों ज्यादा हो रही हैं। इनमें असम है, इनमें गुजरात है, इनमें महाराष्ट्र है, इनमें तमिलनाडु है और इनमें उत्तर प्रदेश है, और अगुवाई कर रहा है उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ्स में। यह फर्क क्यों है विक्रम सिंह? मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण देते हैं। जब मैं डीआईजी मेरठ था तो मुझको जस्टिस वेंकट चलैया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार और वर्तमान तत्कालीन चीफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैं संक्षेप में बता रहा हूं, उन्होंने कहा विक्रम सिंह जी, आप ऐसे अधिकारी जिम्मेदार हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार को चलाने में, क्योंकि पूरे देश की शिकायतें एक तरफ और मेरठ रेंज जहां का मैं डीआईजी था उसकी शिकायत एक तरफ। आपके यहां मानवाधिकार का हनन जितना होता है पूरे भारत में उतना नहीं होता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई उनकी टिप्पणी सुनकर के। हमने कहा माय लॉर्ड, आप आइए हमारे अधिकारियों को प्रशिक्षित कीजिए, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें शिक्षित करके इसलिए पुलिस अधिकारी नहीं बनाया है कि हम हत्यारे बने, मानवाधिकार का हनन करें। जस्टिस वेंकट चलैया आए, उन्होंने प्रशिक्षण दिया। यह संतोष का विषय है कि उसमें गिरावट आई, लेकिन हमारे यहां जो उप संस्कृति बन गई है संदीप जी, और पिक्चरों ने उसको बना दिया है, ये अच्छा पुलिस अफसर कौन जो आधा कसाई और आधा इंसान हो, यह चीज चलने वाली नहीं। अच्छा पुलिस अफसर वो है जो पूरी तरीके से मानव है। कसाइयत का कोई स्थान पुलिसिंग में नहीं है, न था, न है और न रहेगा। लेकिन के मनन, ये तो कड़वी हकीकत है ना। तो अदालतें, सुप्रीम कोर्ट जब कहता है वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? यहां पर एनसीआरबी के मेरे पास आंकड़े हैं, पुलिस पर्सनल अरेस्टेड 2010 से 2020 के आंकड़ों पर मैंने नजर डाली तो 2017 के बाद के तो आंकड़े हैं, 2010 से 2016 कोई आंकड़ा ही अवेलेबल नहीं है। इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड स्ट्रोक मेंटेन्ड। संदीप जी, वैसे तो मेरे दो पैनलिस्ट ने जिस तरह से एलैबोरेट किया है, व्याख्यान किया है, खासकर विक्रम सिंह जी ने, और मैं हमेशा इनकी तारीफ इसलिए करता हूं कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी इन दी सेंस नॉट एज ए पुलिस ऑफिसर, इवन अदरवाइज भी। मेरा मानना यह है कि अकेली पुलिस को जिम्मेदार मत मानो, इसमें जुडिशरी भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डेली जजमेंट्स आती हैं,
लेकिन निचली अदालतें उनको, खासकर मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो नहीं मानते हैं। आप देखिए पुलिस रिमांड किस तरह देते हैं, जिस तरह प्रसाद बंटता है, इस तरह से चाहे दिल्ली पुलिस हो या दिल्ली की जुडिशरी हो या कहीं की भी जुडिशरी हो, मैजिस्ट्रेट, मैं एक अभी 2-4 महीने पहले ही गुड़गांव केस कर रहा था, 420 का केस था, और 420 में 14 दिन मैक्सिमम पुलिस रिमांड दिया जा सकता है, लेकिन सीजेएम ने 3-3, 4-4 दिन करके 12 दिन गुजार दिए और रिकवरी कुछ नहीं। कारण मैं बता देता हूं, कारण यह था कि बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, जुरिडिक्शन नहीं गुड़गांव की, जुरिडिक्शन बनाई, रॉन्गली केस रजिस्टर किया और उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके 15 करोड़ रुपए का सिर्फ लोन था, जिसका टॉर्चर करके उससे 170 करोड़ लिखवाया गया। जब हमने हाई कोर्ट लगाया, हाई कोर्ट को सारी बात बताई, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया मैटर, वो सुप्रीम कोर्ट आए। अब सुप्रीम कोर्ट को जिस समय सारी बात बताई, तब आंखें खुली जाकर कि नीचे अदालतें क्या कर रही हैं और पुलिस सिस्टम जो है, बिल्कुल आप अंग्रेजों के जमाने का क्यों कहते हैं। विक्रम सिंह जी ने जितने भी उर्दू के शब्द बोले हैं, जो भी हमारे पास जिमनी क्या होती है, केस डायरी, हिंदी का शब्द ये बता सकते हैं, एटलीस्ट मैं कंसीड करता हूं, मुझे नहीं पता, जिमनी हम केस डायरी को कहते हैं। जिमनी मतलब आप उर्दू का वर्ड है, ये मुगलों के शासन से चला आ रहा है, ना कि अंग्रेजों के शासन से चला आ रहा है। और जो कस्टोडियल डेथ और मर्डर में क्या फर्क है? डेथ नहीं है ये कस्टोडियल मर्डर होते हैं। और यूसी किन के होते हैं, आपने कभी सुना है? एक मैंने पिल्ले का जरूर सुना है, उसका पुलिस को मैं दोष नहीं देता, उसका मैं मैजिस्ट्रेट को दोष देता हूं। जिनको पता था, उसने बताया कि मैं हार्ट पेशेंट हूं, जिसने दवाइयां भी जाने नहीं दी जेल में, चलो एक बात। लेकिन जिस समय पुलिस किसी भी एरे गहरे नत्थु खैरे को उठाती है, सस्पिशन पर उठाती है, और सस्पिशन पर उसको किस तरह से टॉर्चर करती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए जब मैं चर्चा, एक सेकंड के मनन साहब, और इसीलिए मैंने लखीमपुर खीरी, मैं इसे नरसंहार कहता हूं, उसका मैंने जिक्र किया। मुख्य आरोपी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा मोनू, अरे भाई आप पर लोगों को रौंदने का आरोप लगा है। पुलिस क्या करती है? समन भेज रही है। समन भेजा गया और पहले समन को नजरअंदाज कर दिया गया। सामान्य आदमी हो, गरीब होगा, गुरबा होगा, जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया, लाचार निरी होगा, पुलिस दड़दड़ाते दनाते हुए आएगी, उठाकर घसीट कर ले जाएगी थाने। चूंकि मैं जवाब दूं अब जी, चूंकि वो देश के गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री का पुत्र है, और जब गृह मंत्री का मतलब जानते हैं हम, गृह मंत्री का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, गृह राज्य मंत्री की है। गृह राज्य मंत्री का पुत्र अगर इतने बड़े संगीन जुर्म में लिप्त है, और उस पे अत्याचार नहीं मैं कह सकता, ये मैं जघन्य अपराध जिसने किया हो, उसको खुलेआम छुट्टी दे रखी थी लोकल पुलिस ने। अब उसके बाद उसकी इंटेरोगेशन हुई है। विक्रम सिंह जी, आप जानते हैं जो इंटेरोगेशन ऐसे मुलजिम की होती है, किस तरह से होती है, उसको बड़े प्यार से रखा गया वहां पे। लेकिन अगर वो ही बच्चा किसी आम आदमी का होता, तो शायद विद इन 2 आवर्स अरेस्ट भी होते और टॉर्चर भी होते, सारे वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर होते, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ है। जो वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर भी हुए हैं, अब मैं इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कल को ये ना कहे मुलजिम पार्टी या प्रोसिक्यूशन के प्रेजुडिस हो जाए, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अभी भी अंधेर नगरी है उस केस में, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन टिप्पणी से मैं वंचित नहीं रह सकता, इसलिए अपने आप को नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी आंखें मैं बंद नहीं कर सकता। उस केस को मैंने पढ़ा है, एक मुलजिम मेरे पास भी आया है उसमें, लेकिन शायद मैं नहीं कहूंगा मैंने मना कर दिया, लेकिन हाँ मैं अनएबल था वो केस करने को, वहां नहीं जा सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने जो थ्योरी पढ़ी है उस केस की, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए, खुद रोंगटे खड़े हो गए। एक मिनट ऐसे अपराध में
राजा और बग्गा, मुलजिम उनकी लेकिन आंख के सामने है, पकड़ नहीं रहे हैं। हाँ राजा बग्गा, पर इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अगर अपराधी है, गुनहगार है, उससे हाथ जोड़कर उसको खाना परोसकर तो पूछताछ नहीं की जा सकती। अब सब बिल्कुल सभ्य हो गए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अगर हम अपराधियों के मानवाधिकारों की बात करते रहे तो अपराधी छूटेंगे, खुला घूमेंगे। तस्वीर का एक पहलू क्या ये भी है राजा बग्गा? सवाल के लिए शुक्रिया। इस बात के 2-3 पहलू हैं एक्चुअली जो आपने अभी सवाल पूछा है। एक तो पुलिस कस्टडी में आप इंटरोगेशन कैसे करते हैं? क्या आपको हाथ जोड़ने की जरूरत है या आपको हाथ तोड़ने की जरूरत है? दोनों की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पुलिसिंग स्मार्ट है, अगर आपको इंटरोगेशन की ट्रेनिंग मिली है, अगर आपको सवाल पूछने आते हैं, तो आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, संविधान, जो पुलिस है, न्याय प्रणाली है, संविधान के अंतर्गत आती है। और आप अगर राइट टू लाइफ अगर एग्जिस्ट करती है तो आप कोई भी ऐसा प्रोविजन यूज नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी तकनीक यूज नहीं कर सकते जिससे आप किसी की ह्यूमन डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप कठिन सवाल पूछिए, बिल्कुल आप सही सवाल पूछिए, लेकिन फोर्स यूज करने की जरूरत जहां आप यूज करते हैं वहां आप कानून अपने हाथ पे ले रहे हैं, वो क्लियरली अलाउड नहीं है। पर हालांकि बट इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज कहना चाह रहा था। जो आंकड़े की बात अभी हो रही है, 1888 डेथ्स की बात हो रही है, ये आंकड़े में भी सीरियस इश्यूज हैं। मैं सवाल ये बल्कि दोबारा से दर्शकों को जानकारी भी दे दूं, जो नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर है जो संस्था, वो तो कहती है हर दिन 5 लोगों की मौत हो रही है। पुलिस या पूछताछ थोड़ा डिसएग्री करूंगा। हाँ। मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा। वो जो नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर की जो आंकड़ा है, वो पुलिस और जुडिशियल कस्टडी दोनों को मिला के। हाँ। तो बट पुलिस कस्टडी पे अगर मैं जो उदाहरण देता हूं, अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा हम की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से यूपी में पिछले 3 सालों में सिर्फ 1% एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो। जबकि एक्चुअली सिर्फ मीडिया रिपोर्ट से मेरी संस्था ने जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट किए, तो हमें सिर्फ इस साल 28 ऐसे डेथ्स मिले। तो क्लियरली ये जो आंकड़ा है, ये बहुत बहुत कम है। एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा केसेस ऑफ डेथ्स हो रहे हैं। जो और डेथ्स जैसा, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु जैसा अगर आंकड़े पे आप रिलाई नहीं कर सकते, तो फिर इट्स सीरियस प्रॉब्लम। नहीं, आंकड़ों की जो ये दिक्कत है ना राजा, एक सेकंड के लिए, एक और आंकड़ा इससे जुड़ा हुआ है ना भाई, पुलिसिया पूछताछ में मौत हुई जी, ये सभ्य समाज पर एक धब्बा है, एक दाग है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने उस हत्या को, उस मर्डर को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई, उसके बारे में हमारी सरकारें और हमारी अदालतें, जो बात के मनन कह रहे थे, वो कितने गंभीर हैं। 2017 से पहले का आंकड़ा ही नहीं है कि कितने पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे, कितनों को सजा हुई, कैसे पता लगेगा? इसमें मैं अगेन 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, और मैंने ये पिछले साल 10 साल की ऐसे मृत्यु का एनालिसिस किया था, जिसमें पाया कि 60% से ज्यादा जो पुलिस कस्टडी में डेथ्स होते हैं, वो अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर होते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आपकी मेजॉरिटी डेथ सुसाइड की वजह से या इलनेस की वजह से, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से होते हैं, तो ऐसा कैसे कि कोई जो भला चंगा इंसान है जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जा रही है? अब इस पे अगेन दूसरा रोल आता है मैजिस्ट्रेट का, जो अभी के मेनन जी भी बात कर रहे थे। मैजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सवाल पूछे, वो चेक करे कि कोई पिटाई तो नहीं हुई, कोई निशान तो नहीं है, बॉडी में मार्क्स तो नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बोला, प्रसाद की तरह रिमांड बढ़ता है, मैजिस्ट्रेट्स जो है ये चेक नहीं करते। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई अरेस्ट होता है तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, मेडिकल रिकॉर्ड्स में। लेकिन आप देखेंगे कहीं पे भी इंजरी या चोट का मेंशन नहीं होता। और जो बात मैंने शुरुआती संबोधन में भी कही राजा, जो आपने कहा है कि 113वीं रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन की, उसने ये रेकमेंड किया था कि ओनस ऑफ प्रूफ वो पुलिस वालों पर डाला जाना चाहिए। बिल्कुल। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये क्यों नहीं होता?
ये जिम्मेदारी पुलिसियों पर क्यों नहीं थोपी जाती है? यूएपीए और टाडा, इन तमाम चीजों में ओनर्स ऑफ द प्रूफ किसके ऊपर होता है? बिल्कुल, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनका कोर्ट है कि ये बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड जो हैं, जिनको जैसे प्रकाश सिंह जी भाईचारा बोल रहे थे, कि एविडेंस मिलना एक कस्टोडियल सेटिंग में, एक अभिरक्षा की सेटिंग में, जहां पे जो विटनेसेस हैं वो सिर्फ पुलिस वाले होंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विक्टिम या विक्टिम की जो फैमिली है, जो डिसीज की फैमिली है, वो एविडेंस गैदर करेगी कि ये जो मृत्यु हुई है वो पुलिस की पिटाई से हुई है, जबकि मेडिकल रिकॉर्ड ऐसा नहीं कहेंगे, जबकि कोई विटनेस नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है ये संशोधन, और ये सिर्फ लॉ कमीशन की रिपोर्ट ही नहीं कह रही, उसके बाद 2-3 लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स, अभी हाल ही में 2 महीने पहले एनएचआरसी की एक कमेटी बैठी, उन्होंने भी ये बोला कि जो सेक्शन 114 बी है उसका इंसर्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे सुनील गुप्ता साहब, बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब इस कड़वी हकीकत से कोई अनभिज्ञ नहीं है, कोई अनजान नहीं है, ये हम दूसरी दुनिया, कोई किसी और लोग की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो इसे दुरुस्त करने के लिए इसका संज्ञान सरकारें हों, हमारा पुलिसिया तंत्र हो, या हमारी अदालतें क्यों नहीं ले रही? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो आपका क्वेश्चन है कि इतनी डेथ्स होती हैं, जो आप कह रहे हैं कि इतनी डेथ्स होती हैं पर उसमें पुलिस वालों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, तो इसमें हमारे सीआरपीसी में सेक्शन है, सेक्शन 45 और सेक्शन 197, जो कि ये कहते हैं कि अगर गुड फेथ में अगर पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा है और उससे कोई अपराध हो जाता है अपनी ड्यूटी करते हुए, जिसमें कि उसकी कोई इंटेंशन खराब नहीं है, तो उसको आप ना तो अरेस्ट कर सकते हो ना उसको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो। ये सेक्शन 45 और 197 की प्रोटेक्शन है पैरामिलिट्री जो स्टाफ होता है उनके लिए। तो जनरली मैंने देखा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि जब भी इसकी बात के लिए सैंक्शन मांगी जाती है, जो कोर्ट जब कहती है किसी सैंक्शन दो, तो इसकी सैंक्शन दी नहीं जाती। उसका नतीजा ये होता है कि किसी ने अगर ये क्राइम किया होता है, इंटेंशनली क्राइम भी किया होता है, वो बच जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको जेल का बताता हूं कि जेल में करीब करीब 80% जो मौतें होती हैं वो होती है, वो तो आप नेचुरल कह लें कि जो बाहर से आते हैं उनको बीमारियां वगैरह होती हैं। देखो 80% जो जेल की पॉपुलेशन है वो गरीब घरों से आती है। 80%, मतलब जिनका गरीब घर का डेफिनेशन ये है कि जिनकी महीने की जो इनकम है 8,000 रुपए से कम है, 80% पॉपुलेशन यहां से आती है। तो जब क्या होता है कि जैसे इन्होंने कई जेल सुप्रिंटेंडेंट जो है सीनियर ऑफिसर लगाए हुए हैं, और उसमें जो इंक्वायरी जो करता था, जैसे मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल बताता हूं, दिल्ली में जो इंक्वायरी करता था एक एसटीएम लेवल का ऑफिसर करता था, जबकि सुप्रिंटेंडेंट जेल जो होता था वो एक सीनियर ऑफिसर होता था, उसी कैडर का होता था, दानिश कैडर का, जो कि सीनियर लेवल का होता था। तो जब एक जूनियर लेवल जो है अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या उसको गिल्टी वो ठहराएगा? अगर वो देखेगा भी कि इसने इनके यहाँ कोई गलती हुई है, पर वो अपने सीनियर लेवल की इज्जत करते हुए कभी भी वो उसको जो है किसी जांच में गिल्टी नहीं ठहराएगा। एक कारण तो ये। अब इन्होंने कानून में सुधार किया है और उसमें ये जुडिशियल इंक्वायरी का प्रोविजन किया है कि अगर कस्टोडियल डेथ होती है और उसमें अगर लगता है कि बड़ा सीरियस किसी ऑफेंस हुआ है, तो उसमें जुडिशियल इंक्वायरी की बात कही है, जज उसकी इंक्वायरी करेगा। तो मैंने देखा है उसका इंपैक्ट है। जब जज इंक्वायरी करता है तो वो मैं दिल्ली की बात फिर कर रहा हूं, दिल्ली में जजों से डरते हैं, जुडिशरी से डरते हैं, और जज जब इंक्वायरी करता है तो वो उसमें जज इंक्वायरी करता है तो कार्रवाई होती दिखती है। आप ये कह रहे हैं, मतलब यशोवर्धन आजाद, अगर हम करना चाहें तो सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं, पर यहां पर ये गरीब तबके के लोग हैं, इनकी आवाज कुछ है नहीं, इनकी पीड़ा कोई दिखाता नहीं। बड़ा कोई केस हो जाए, मैं अपने ऊपर भी उंगली उठाऊंगा, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हम उस केस को खींचे रखेंगे। बेचारा लाचार गरीब के परिवार में मौत हो गई, उसकी चर्चा भी नहीं होती है। जहां इनका आर्यन साहब के बेल के बारे में पूरे देश में ट्विटर हैंडल्स के साथ कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं था जो आवाजें उठा रहा था, लेकिन उनके साथ जो अंडर ट्रायल जो लाखों में पड़े हैं जेल में,
उनके बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि हाई कोर्ट उसको तत्काल सुओ मोटो लेके उनको ये करे। मुझे ये कहना है इस प्रकरण में, मुझे बड़ी खुशी है कि मनन साहब ने कहा कि ये पूरी व्यवस्था ही लचर है। अगर मान लीजिए पुलिस के साथ पुलिस ने अन्याय किया है तो मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो जजेस हैं, वो होम सेक्रेटरी क्या करता है, चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं? क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि आपके स्टेट में अगर मानव हत्या की जा रही है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो आप किसके हैं वहां? गरीब की आवाज की कीमत नहीं ना, गरीब की जान की कीमत नहीं। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि थाने में मुद्दई काफी लोग गरीब भी होते हैं, उसीलिए हमें उस गरीब मुद्दई को भी भूलना नहीं चाहिए, हाँ। जिसकी आवाज भी उठाना बहुत आवश्यक है। ये कहना बहुत अच्छा है कि हम सारे राइट्स देखें, अक्यूज्ड की सब कुछ देखें, लेकिन उस मुद्दई का भी कुछ राइट होता है, उसे भी हक मिलना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो पर्टिकुलर केसेस हैं हम उनको कर सकते हैं, हम क्यों नहीं करते? ये इच्छा शक्ति का अभाव है। और अवश्य ये जो निर्देश हैं ये राजनीतिक व्यवस्था के थ्रू आना चाहिए। तो इज दैट बिकॉज विक्रम सिंह, आखिरी सवाल, वी आर नॉट कंसर्न्ड? हमारी मोटी चमड़ी हो चुकी है, अपने ऊपर पड़ती है तो आवाज हम गला फाड़ने लगते हैं, और जो रसूखदार लोग हैं, पहुंच वाले लोग हैं, वेल कनेक्टेड लोग हैं, वो उस चीज का इंतजाम कर देते हैं। अब जो बात सुनील गुप्ता साहब ने कही, जो प्रोविजंस गिनाए 45 और 197, प्रोटेक्शन पुलिस वालों को मिल रही है, भक्षक के लिए प्रोटेक्शन है, जिसे रक्षक का काम करना था। आम आदमी की प्रोटेक्शन की हमें परवाह नहीं। संदीप जी, जो सुनील गुप्ता साहब ने बातें कही हैं, ये प्राविधान उसके लिए है, मसलन पुलिस अगर दंगाइयों के ऊपर गोली चलाए और आपराधिक मामला बन जाए, या कहीं उसके ऊपर मज़ाहिमत हो जाती है, उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है, उसके लिए है। लेकिन पुलिसकर्मी खुद ही अगर आपराधिक कृत्य में संलिप्त है या मान लीजिए वेश्यावृत्ति कर रहा है, तो उसमें ये सब प्राविधान नहीं आते हैं। सरासर जहां आपराधिक कृत्य है, ये दोनों प्राविधान अप्रासंगिक हो जाते हैं। इसको कहते हैं जबरदस्ती मोह पाश में रख के धृतराष्ट्र की तरीके से कानून का दुरुपयोग करना नहीं होना चाहिए। तो हो रहा है ना, पर वो दुरुपयोग प्रोविजन प्रावधान किसी और चीज के लिए है, इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से खुद को बचाने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सन 80 तक यशोवर्धन साहब याद करें, 95 तक जब कभी ऐसी होती थी तो डीआईजी आज के कैंप करते थे, कहते थे जब तक दोषी पुलिसकर्मी जेल नहीं चले जाएंगे हम कैंप करेंगे। आज कोई उस तरफ जाता भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिसकर्मी जेल चला जाए और उसके छींटे हमारे ऊपर पड़े, क्योंकि हमारे जो दोहरे मापदंड हैं कि हम लोकप्रिय भी होना चाहते हैं, न्यायप्रिय भी, लेकिन न्याय न करते हैं, और सस्ती लोकप्रियता के लिए हमारी लीडरशिप, मैं उसको दोषी मानता हूं। तो ये 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई है अपनी आजादी की। ये गंभीर सवाल हैं जिसके बारे में हमारी सरकारों को, हमारी अदालतों को और हमारे खाकीधारियों को सोचना होगा। यह धब्बा है समाज पर, पूछताछ हिरासत के दौरान मौत का। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अपराधियों के साथ दरियादिली दिखाई जाए। सख्ती के अपने तरीके होते हैं, गुनहगार छूटने भी नहीं चाहिए, लेकिन बेगुनाह और ये जो मौतें हुई हैं इनमें से अधिकांश गरीब लोग, साधन संपन्न जो लोग होते हैं वो तो रास्ता निकाल लेते हैं। ये साधन विहीन लोग हैं और इनकी आवाज भी सुनी जानी चाहिए। इसलिए पहला सवाल मैंने कहा था, इनकी भी सुनिए। ये जो आंकड़ों का रिकॉर्ड है इनको सुनिए मिलॉर्ड, और कुछ कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।